हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना मैं एक चीज पे चर्चा कर रहा था। मैंने पढ़ाया कुछ नहीं था बेटा, अभी बुक से मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। अभी आप बिल्कुल सामने देखेंगे, मैं बहुत काम की बात कर रहा हूँ बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक किया था बेटा, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस में किस किस मोड से आप एंट्री ले सकते हो। बेटा मैंने ना लगभग 3 बातों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर दी है। एक मैंने सबसे पहले बात की थी एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग की। बेटा एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का। अपने देश में बैठे रहो, एक्सपोर्टिंग स्टार्ट कर दो, दूसरे देश में आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है जी। बेटा उसके बाद हमने एक चीज लिखी थी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग। क्योंकि मुझे आउटसोर्सिंग पहले बेसिक से बताना था, पहले मैंने बेसिक मतलब बताया उसका, और बेटा आपके शहर के ही एग्जांपल दिए, और फिर बेटा मैं इंटरनेशनल बिजनेस की भी बात करने लगा। करी थी ना बेटा मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट की बात, करी थी ना मेडिकल ट्रीटमेंट अकाउंटिंग की बात। डॉक्टर मुकेश जैन का भी नाम आया था इस चीज में। ठीक है ना जी। तो वो थर्ड वन, जो थर्ड वे है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना है, इस पे 2 मिनट और लगाता हूं। और बेटा फोर्थ वन मेरे को जिसका आज डिस्कशन करना है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लो पुत्र जी सब सामने देख रहे हैं। पहले इसकी बात करते हैं, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। बेटा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग में मैं पहले लाइसेंसिंग की थोड़ी सी बात करता हूं। बेटा इस यहां पर ना दो टर्म आती हैं, एक टर्म आती है लाइसेंसर, एक टर्म आती है लाइसेंसी। अंडर लाइसेंसिंग अरेंजमेंट लाइसेंसर अलाउ करता है लाइसेंसी को कि आप इसका कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लाइसेंसी लाइसेंसर के कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बदले में आपको उसको एक फीस देनी होगी, जिसको हम लाइसेंसिंग फीस या बेटा फ्रेंचाइजिंग फी बोल सकते हैं। जो बेटा करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना। मैंने एग्जांपल दिया था आपको बेटा, डोमिनोज के एंगल से एग्जांपल देखो। डोमिनोज सहारनपुर क्या कर रहा है बेटा, डोमिनोज के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रहा है, सारे ऐड डोमिनोज के नाम से करता है, सारे ऐड। सर क्या उसी की रेसिपीज का यूज करता है जो रजिस्टर्ड रेसिपीज है, जो उसके नाम पर पेटेंटेड रेसिपीज हैं, उन्हीं रेसिपीज का इस्तेमाल करके बेटा खाना सर्व करता है। तो उसी के ही कॉपीराइट, उसी के पेटेंट, उसी के ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसी चीज की फीस देते हो। बेटा सेम चीज होती है फ्रेंचाइजिंग में भी। आप बेटा वहां पर दो टर्म इस्तेमाल होती है, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी क्या करता है बेटा, पे करता है फ्रेंचाइजी फीस, के बदले में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकता है। फिर इन दोनों में फर्क ही क्या है बेटा, बाबू फ्रेंचाइजिंग इज रिलेटेड विद द सर्विसेज ओनली एंड लाइसेंसिंग टर्म इज रिलेटेड विद द गुड्स ओनली। अगर गुड्स से रिलेटेड आपको कभी कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने को मिल जाए तो बेटा वहां टर्म लाइसेंसिंग बोलना है, और सर्विस से रिलेटेड मिल जाए तो फ्रेंचाइजिंग। और मैं बता देता हूं जितने रेस्टोरेंट बिजनेस है ये सर्विसेज कंसीडर होते हैं, इसलिए टर्म फ्रेंचाइजिंग आनी चाहिए। चाहे वो डोमिनोज हो, बर्गर किंग हो, पिज्जा हट हो, केएफसी हो, कोई भी बेटा ऐसा अरेंजमेंट। लेकिन मैं ये बोलूं बेटा, सहारन सॉरी इंडिया में किसी ने बेटा कोका कोला थम्स अप की एजेंसी ले रखी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, और बेटा कोका कोला यूएसए में बैठा हुआ उससे अपने फॉर्मूलाज शेयर करता है कि कैसे आपको कोक बनानी है, कैसे पेप्सी बनानी है, और उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बेटा यहां पर बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता है और गुड्स बेचता है। तो बेटा यहां पर जो टर्म इस्तेमाल होगी वो लाइसेंसिंग होगी। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में यही फर्क है बेटा। क्या ये इंटरनेशनल बिजनेस एंट्री, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का एक अच्छा मीन्स है, बहुत बढ़िया मीन्स है। हींग लगी ना फिटकरी, रंगाए चौखा ही चौखा। पैसा क्या लगा आपका भैया, डोमिनोज का पैसा क्या लगा इंडिया में, कुछ भी नहीं, दूसरों का पैसा लगवाया। ठीक है जी। खुद फ्रेंचाइजिंग फीस भी खाई और अपने बिजनेस का नाम, नाम हमारा हो रहा है। केएफसी ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई एक बनी हुई कंपनी,
नाम पूरे दुनिया में पहुंचा दिया अपना, KFC KFC KFC। पैसा कितना लगाया फॉरेन कंट्री में? जीरो, बल्कि लोगों से खा रखा है फ्रेंचाइजिंग फीस। गौरी जी, श्रेया जी, मैं डिस्टर्ब होता हूँ बहुत, ठीक है बात करने हैं, पर आप अति कर रहे हो आप। समझ आ रही है बेटा बात? तीनों बातें डन है ये बाबू। अब आ जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है इन चारों में से, बहुत आराम से इसको संभाल लेना, ठीक है। और मैं बता रहा हूं मैं भी आज टोटल मिला के 4 बातें करूंगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 बातें करूंगा। टोटल 5 एंट्री के मीन्स हैं, और बेटा इन 5 में से एक का आना बिल्कुल श्योर शॉट है। जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ आएगा, आज मैं शुरू कर दूंगा एडवांटेज डिसएडवांटेज इसकी पढ़ाई, श्योर शॉट आना है बेटा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अच्छा, किसी को ये पता है एफडीआई क्या होता है? ये टर्म सुनिए, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सुनिए? वैसे मेरे को लगता नहीं अगर आपने एसएसटी पढ़ी है और ये टर्म ना सुनी हो, मैं मान तो नहीं सकता। सबने सुनी है ना एफडीआई? क्या होती है? एक बता दो, कोई एक। एफडीआई क्या होता है? अभिजीत पता है? सुनिए, नाम तो सुना है। चलो मैं वैसे एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में ना भाई साहब इतने बिजनेस न्यूज चैनल है, लोग खोल के बैठ जाते हैं, इतनी एफडीआई उतनी एफडीआई आई, न्यूज़पेपर में आता है, शॉर्ट न्यूज ऐप में आता रहता है, बहुत बार टर्म आएगी है आपकी जिंदगी में, बहुत बार टर्म। एक बच्चा कॉमर्स साइड से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, अगर ढंग से उससे कौन है एफडीआई का मतलब बता दे, उसे भी नहीं पता होता, हंसी आती है मुझे। पढ़ते क्या हो जिंदगी में तुम? कॉमर्स साइड से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, एफडीआई का मतलब नहीं पता तुम्हें? जो चीज तुम्हें 9th 10th में पढ़ा दी जाती है, आज मैं 11th में पूछ रहा हूँ, 11th में नहीं बता पा रहे तुम, मतलब बताओ कौन बता रहा है? मैं तो जानना चाहता हूँ। मैंने आज टॉपिक स्टार्ट करना है, सुनो जी बेटा। फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में बेटा, वो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से आ सकती है। एक तो आ सकती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेटा, एफडीआई। और दूसरा तरीका होता है बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, आराम से समझ लेना। मतलब बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आप फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हो और आपने क्या किया, अपनी कंट्री में बैठे बैठे इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, सामने देखो जी, इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इंडिया की किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, एंड यू आर सिंपली रिलाइंग ऑन द डिविडेंड इनकम और द इंटरेस्ट इनकम। ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही है। अपने देश में बैठे हो, इंडिया की किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, शेयर खरीदने के बदले में डिविडेंड आ रहा होगा हर साल, डिबेंचर खरीदने के बदले में हर साल इंटरेस्ट आ रहा होगा, ये आपने कुछ और नहीं कर रखा, इसे ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो मेरा मुद्दा नहीं है, ठीक है, ये मेरा मुद्दा ही नहीं है, ठीक है जी। ये कोई इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर रहे, समझ आई बात? बेटा इंटरनेशनल बिजनेस एफडीआई के थ्रू होता है। ये एफडीआई क्या होता है बेटा, आपने अपना देश छोड़ा, इंडिया में आए, and you are directly participating in manufacturing of goods, in production of goods, in marketing of goods। अपने देश में बैठे बिठाए इंडियन कंपनी के शेयर नहीं खरीद कर बैठ गए और डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पे रिलाई नहीं कर रहे हो, अपना देश छोड़कर इंडिया में आ गए, और इंडिया में क्या कर रहे हो, फैक्ट्री खरीदी, जगह खरीदी, प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो गुड्स की, और इंडिया में गुड्स बेच रहे हो अपना बनाकर, और रिलाई किस पे कर रहे हो, प्रॉफिट इनकम पर, ना कि डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पर। इसे बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इनडायरेक्ट कर रखी है इंडिया में घुमा के, ये कर रखी है फॉरेन इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन मार्केटिंग करना। समझ में आती है बात? और बेटा ये 2 तरीके से हो सकती है इंडिया में बेटा। फर्स्ट वे इज ज्वाइंट वेंचर, फर्स्ट वे इज ज्वाइंट वेंचर, एंड सेकेंड वे इज wholly owned subsidiary, wholly owned subsidiary कंपनी।
वैसे ना एक दिन कभी मैं केस स्टडी करा रहा था तो ये टर्म आ गई थी, मुझे जहां तक ध्यान है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की केस स्टडी थी, ठीक है, तब ये टर्म आई थी, मैंने टर्म के बारे में हल्का सा बताया था, याद नहीं आएगा? अगर आप कहो तो मैं आज केस स्टडी दिखा दूं कि मैंने इस टर्म के बारे में बताया था। बेटा जब आप फॉरेन से इंडिया में आते हो और प्रोडक्शन करते हो, मार्केटिंग करते हो, डायरेक्टली प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, तो उसके भी दो रास्ते हैं कि जॉइंट वेंचर बना लो या होली ओन सब्सिडरी बना लो। ये क्या होता है जॉइंट वेंचर बनाना? बेटा जॉइंट वेंचर बनाना होता है पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज इज नोन एज जॉइंट वेंचर। जब दो कंपनियां हैंडशेक कर लें कॉमन पर्पस के लिए, पार्टनरशिप कर ले, उस सिचुएशन को जॉइंट वेंचर बोलते हैं। सुजुकी इंडिया आई प्रोडक्शन कर रही है क्या? आज कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, अपने प्रोडक्ट की कर रही है। बेटा उसने मारुति के साथ पार्टनरशिप करके ये काम शुरू किया था, इसी को जॉइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है ना? याद है? तीनों एग्जांपल याद आ गए होंगे अब तो, पुराने याद है कुछ? टाटा डोकोमो, हीरो होंडा, तीन ही एग्जांपल जॉइंट वेंचर में पहले भी दे रखे हैं, थर्ड चैप्टर में भी कभी जॉइंट वेंचर आया था, तब भी यही तीनों एग्जांपल दिए थे, ठीक है जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? जॉइंट वेंचर समझ में आई बात? बेटा एक और तरीका भी होता है जब आप फॉरेन से इंडिया आते हो और धंधा करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो ये समझना। बेटा मैंने नाम लिखा है हॉली ओन सब्सिडरी पहले मेरे को, लेकिन इस टॉपिक तक लाना पड़ेगा, आप सामने देख रहे हैं सब। बेटा अगर कोई कंपनी ए किसी कंपनी बी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो बेटा जो कंपनी होल्ड करती है उससे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी बोलते हैं। और बेटा आप जिस कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करते हो उस कंपनी को बोलते हैं सबसी कंपनी। प्यारा वर्ड है सबसी, वैसे पूरा नाम तो सब्सिडरी कंपनी है पर हम प्यार से बोलते हैं सबसी कंपनी, ठीक है जी? जो कंपनी होल्ड करती है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। भाई माई बाप ही हो, अगर दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे तो माँ बाप ही हो भैया, आप पेरेंट ही हो, क्योंकि सारे डिसीजन ले लोगे इस कंपनी के, बी कंपनी के ए 51% से ज्यादा शेयर है, पूरी जिंदगी डिसीजन ले लोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको, मेजोरिटी आपके फेवर में है, पता है ना? तो माँ बाप ही हो, तो पेरेंट कंपनी आप हो, और ये क्या है बेटा? सब्सिडरी कंपनी। सुनना बेटा, लेकिन अगर मैं बोलूं 51 या और ज्यादा की बात क्या करते हो, अगर ए कंपनी ने बी में पूरे 100% शेयर खरीद रखे हैं तो क्या? पूरे 100% कंपनी बी बनाई, 100% के 100% शेयर खरीद कर बैठ गए, आपका नाम नहीं बदलेगा, आप आज भी होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी हो, क्योंकि 51% और मोर में 100% तो आ ही जाते हैं ना, ठीक है? आपका नाम थोड़ा सा बदल जाता है, ऐसी सिचुएशन में आपको बोलते हैं होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ऑन्ड, होली ऑन्ड सब्सिडरी। क्लियर है बेटा बात? ठीक है जी बात? बाबू क्या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई हो इंडिया में होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू? है, आज भी है बेटा। एक कंपनी है यूनिलीवर, इसने इंडिया में कंपनी बनाई हिंदुस्तान यूनिलीवर और पूरे 100% शेयर खरीद लिए। क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स का मार्केटिंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। किसी को अगर ये मुकालता हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या चाहिए, हमें नहीं पता बाबू। इंडिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है लैक्मे, पॉन्ड्स, नाम सुना है? सब हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है, इससे ज्यादा मैं कोई और हिंट नहीं दे सकता, ठीक है जी? तो डायरेक्टली प्रोडक्शन करता है इंडिया में, मार्केटिंग करता है, एफडीआई है। कैसे आई एफडीआई? होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू आई। समझ में आती है बात? वोडाफोन पुराना नाम पता? पुराना नाम वोडाफोन का पुराना नाम पता नहीं, पैदा भी नहीं हुए थे तब तो, शायद मुझे लग रहा है 2006-7 के बात है। पुराना नाम हच होता था, हच, पता है? नहीं पता, पैदा ही नहीं हुए थे तुम पैदा भी नहीं हुए थे, सच बता रहा हूं, मैं बता देता हूं। लेकिन बेटा पुराना नाम होता था हच, इसी की सीरीज थी 97198 वाले नंबर,
इसी की सीरीज थी, हच लाया था ये सीरीज। ठीक है, हच कंपनी हुआ करती थी, एक कंपनी हुआ करती थी हांगकांग की, हचीसन हांगकांग, हचीसन हांगकांग कंपनी थी, हांगकांग की 100% शेयर होल्ड करती थी हच में, हच से धंधा कराती थी सारा इंडिया। आइडिया का पुराना नाम पता है? ये जो पग ब्रीड फेमस करी थी ना, ये हच ने करी थी। डॉग की जो ब्रीड है पग, सारे हच ऐड करता था, हमें तो पता भी नहीं होता था कि डॉग की कोई ऐसी ब्रीड भी है। वो अपने ऐड में पग दिखाता था, हमें तब पता लगा अच्छा जी ये ब्रीड है, तो फेमस हुआ था। फिर बाद में वोडाफोन ने एक्वायर कर लिया, वोडाफोन भी ऐड करता था शुरू में पग से, वो सब हच का कॉपी कर रखा था क्योंकि हच कंपनी को एक्वायर किया था। आइडिया का पुराना नाम पता है? आइडिया कंपनी का भी पुराना नाम था एस्कोटेल, ESCOTEL। मैंने सिम भी चलाई हुई है एस्कोटेल कंपनी की, तब मैं 7th में होता था, तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब की बात बता। तो बेटा हचीसन हांगकांग ने भी होली ओन्ड सब्सिडरी बनाकर काम किया हुआ इंडिया में। क्लियर है जी बात? समझ में आती है बात? अब बेटा मैं वापसी कर जाता हूं एक बार, जरा अब इसी पेज पर आ जाओ। 4 तरीके से धंधा कर सकते हैं, फॉरेन में एंट्री ले सकते हैं, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, और यहां पर 2 बातों का डिस्कशन करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, ज्वाइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडी। पांचों के मेरिट्स डीमेरिट्स कोर्स में। ठीक है जी, श्री गणेश करेंगे इससे और देखते हैं बाकी। तो बाबू एक बार जरा मैं थोड़ा सा चैप्टर का नमूना दिखा दूं, चैप्टर कैसे चल रहा है, कहां चल रहा है। हमने ना बेटा ये डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। डिफरेंस पढ़ने के साथ साथ ना, डिफरेंस से बिल्कुल ऊपर ही ये टॉपिक शुरू हो जाता है। ये देखो टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पहले देखते रहना, थोड़ा समझदारी से मैं बताऊंगा, मैं ज्यादा मशक्कत ना हो जाए। देखो इसने लिखा पहले इसमें टॉपिक स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मर्केंडाइज मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फिर लिखा सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर मैंने एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग लिख दिया उसमें दोनों आ गए, गुड्स भी आ गया सर्विस भी आ गया। अभी देखते जाओ आगे बाबू। उसके बाद ये लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग मैंने भी लिखा, इसने लिखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि वही अभी बताया जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडी बाबू। उसके बाद इसने लिखा ही नहीं कुछ, कोई दिक्कत नहीं, अभी बढ़ जाओ। एक टॉपिक आएगा बाद में बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, लास्ट में कराऊंगा मैं, ये अभी नहीं करा रहा। अब दोबारा टॉपिक शुरू हो गया, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे एंट्री ले सकते हैं। दोबारा एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, लेकिन इस बार एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। दोबारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। ठीक है जी। एक बार फिर से टॉपिक लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग, पर इस बार एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ, और फिर ज्वाइंट वेंचर, और लास्ट में होली ओन्ड सब्सिडी। तो बेटा एक बार पहले मैं टॉपिक सिंपल पढ़ाऊं, इंट्रो पढ़ाऊं, और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ाऊं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, इसी वजह से मैंने पहला टॉपिक छोड़ दिया। एक ही बार कराऊंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ ही कराऊंगा। समझ आई बात? ठीक है जी। तो बेटा मैं एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग पे आ चुका हूं, इंट्रोडक्शन भी अभी पढ़ाऊंगा और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बिल्कुल अभी ही कराऊंगा। ठीक है जी। अब टॉपिक समझ में आ गया कहां चल रहा है और क्या चल रहा है, आ जाओ वापसी। तो वो मेरे को इसके फायदे डिस्कस करनी है, लिमिटेशन डिस्कस करनी है। सबसे पहला फायदा जो हर किसी को लिखना है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है ये पेपर में आए, सिंपल एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, मुझे लगता है कुछ मुश्किल यहां से कुछ, या ज्वाइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडी, इन तीनों को ये के आने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं, बहुत ब्राइट। ठीक है जी। चलो खैर, लेकिन मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला पॉइंट एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में हम लिखेंगे, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ गेनिंग एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे सिंपलेस्ट वे है। सोचो एक कंपनी को ज्वाइंट वेंचर सेटअप करना पड़ जाए, होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप करनी पड़ जाए, मौत आ जाएगी बेटा। कितना आसान है ये, अपने देश बैठे हैं, फोन पे सैंपल जा रहे हैं, सब कुछ फोन पे हो रहा है, आराम से गुड्स पहुंच गया फॉरन, पैसे भी आ गए, कोई टेंशन ही नहीं हुई। समझ में आ रही है ना? इससे इजीएस्ट वे तो नहीं है कोई।
फॉरेन में एंट्री लेने का। समझ में आया? पहली मेरिट। दूसरी बेटा, अच्छा एक बात बताओ, जब आप एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करते हो, क्या बेटा आपने कोई बहुत ज्यादा पैसे, या बहुत ज्यादा क्या, एक भी रुपया लगा रखा है दूसरे देश में? क्या कोई मनी लगा रखी है आपने दूसरे देश में? नहीं। फैक्ट्री लगा रखी है क्या? कोई जॉइंट वेंचर था या होली ओन सब्सिडरी थी? कोई फैक्ट्री लगा रखी है क्या दूसरे देश में? अगर मैं दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता हूं प्रोडक्ट, कोई मैंने पैसे लगा रखा है एक रुपया भी दूसरे देश में? नहीं लगा रखा ना। तो बेटा ना मेरी कोई बहुत ज्यादा मनी लगी होती दूसरे देश में, ना बहुत ज्यादा टाइम लगा होता। दूसरा एडवांटेज। जबकि बेटा और वेज ऐसे हैं जहां पैसे भी लग जाते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तीसरा, जब बेटा टाइम और मनी लगा ही नहीं रखा, तो अगर कभी कोई रिस्क अराइज हुआ, अगर कभी कोई रिस्क अराइज हुआ, मेरा एक रुपए का भी लॉस हो सकता है। ये तो हो सकता है कि बिजनेस खत्म हो गया फॉरेन से। मान लो बेटा मैं चाइना को एक्सपोर्ट किया करता था कोई चीज, सामने देखेंगे प्लीज। मान लो कि स्पाइसेस पर्टिकुलर, मेरा स्पाइसेस का काम है इंडिया में, और मैं स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था। ठीक है जी। मैंने कोई पैसा तो नहीं लगा रखा चाइना में, नहीं। वो बहुत टाइम दे रखा, बहुत ज्यादा कभी भी नहीं दिया टाइम। एक आधी विजिट कर रखी है चाइना बस, और कुछ नहीं कर रखा। ना बहुत ज्यादा टाइम लगा रखा, ना पैसे लगा रखे। सर मान लो चाइना और इंडिया की गवर्नमेंट के रिलेशन खराब हो जाते हैं और धंधा बंद करा देते हैं, बस धंधा ही तो बंद करा देंगे। यही सोचो, अगर मैंने वहां फैक्ट्री लगा रखी होती, करोड़ों रुपए लगा रखे होते, और उसके बाद वो कहते हैं इंडियंस से कोई रिश्ता नहीं और बाहर निकाल दो सारे इंडियंस को, तो मेरे कितने पैसे डूब जाते। ये नुकसान होली ओन्ड सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर में हो सकता है, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में कभी हो सकता है। तीन मेरिट समझ में आती है। सिंपलेस्ट वे, मनी और टाइम नहीं लगा रखा, या मनी टाइम नहीं लगा रखा, तो एक्सपोजर टू मनी एंड टाइम कभी कुछ होगा ही नहीं, रिस्क इज ऑलमोस्ट जीरो। तीन बातें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तीन लिमिटेशन, तीन लिमिटेशन। बेटा जब आप एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करते हो ना, तो ध्यान रख लेना, पहली लिमिटेशन पता क्या होती है? आपका बेफालतू का बहुत खर्चा होता है। बेफालतू में ना एडिशनल पैकेजिंग। अब भैया गुड्स ने कहा जाना है, मरीन रूट से आना है। अब पता है भैया मरीन में 100 तरीके के रिस्क हैं। आप गुड्स को ज्यादा टेपिंग करते हो, ज्यादा अच्छे से पैकेजिंग करते हो कि रास्ते में ही सड़कें खराब ना हो जाए। एडिशनल पैकेजिंग का खर्चा होता है। फ्रेट, किराए भाड़े का खर्चा होता है। इंडिया से चाइना जाना भैया कोई छोटा किराया तो है नहीं, अच्छा खासा किराए का खर्चा होता है। एडिशनल पैकेजिंग, फ्रेट, और गुड्स जैसे ही चाइना पहुंचेंगे इंपोर्ट ड्यूटी। तीन खर्चे। अब यही सोचो आपने चाइना में फैक्ट्री लगा रखी होती, एडिशनल पैकेजिंग नहीं, किराया भाड़ा इंडिया से चाइना का नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, या होली ओन्ड सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर ज्यादा अच्छा लगेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? पक्का से? एक लिमिटेशन डन। कुछ गेस करना चाहेगा कोई और लिमिटेशन? एक आध मिनट है मेरे पास, अगर आप गेस करना चाहते हो कुछ। और कोई नुकसान? सर दूसरा नुकसान, अच्छा आप अगर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में हो, आपने एक्सपोर्ट करते हो चाइना को, आपने कितनी विजिट करी होती है दूसरी कंट्री की? एक आध, 4-5 लोग की होंगी। तो बेटा जब आपने सिर्फ 4 या 5 विजिट दी हैं, या आपके मैनेजर ने दी हैं, तो आप दूसरी कंट्री के बारे में कितना जानते हो, या उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में कितना जानते हो? बहुत जरा सा, बहुत जरा सा। गलती से ये टेस्ट प्रेफरेंसेस बदल गए तो शायद आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा उस देश में, क्योंकि 4-5 विजिट में क्या पता लगता है, कुछ भी नहीं। और यही अगर आपने हॉलीवुड सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर सेटअप कर रखा हो दूसरे देश में, तो आप तो सारा दिन दूसरे देश में ही रहते हो, तो उस देश के बेटा लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत अच्छे से जान जाते हो। जैसे सुजुकी की दिमाग में रम चुका है हमारा टेस्ट, है ना भैया? एक्सेस उन्हीं का बनाया हुआ टू व्हीलर है, एक्टिवा होंडा का बनाया हुआ टू व्हीलर है। अब दोनों कंपनियां इंडिया की नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अच्छा सा रम चुका है, क्योंकि वो सालों साल हो गए उनको यहाँ काम करते हुए, वो अच्छे से जानते हैं हमारा टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है। समझ में आती है बात? तो ये दूसरी लिमिटेशन है एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की। क्लियर बात? बेटा एक काम करना, पहले इतना पढ़ना, एक आध लिमिटेशन का डिस्कशन मुझे और करना है।
एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में ना यहां तक पढ़ना इंट्रोडक्शन, फटाफट से पहले यहां तक पढ़ना इंट्रो। बेटा यहां तक डन, आज पढ़कर ही जाएंगे बेटा, चाहे एक आध मिनट ऊपर नीचे हो जाए। एडवांटेज पढ़ना फटाफट से, जल्दी से पढ़ना। डन, सिंपलेस्ट वे, पैसा और टाइम नहीं लगा रखा, पर पढ़ने पे भी ध्यान दिया कर। पूरे 1.5 घंटे मस्ती करने आता है या इनको भी घर लेके बैठा कर। ये छोड़ दे फोन को। डन, ठीक है, क्योंकि पैसा और टाइम नहीं लगा रखा इसलिए पैसे पे टाइम पे कोई रिस्क भी अराइज नहीं हो रहा। जल्दी पढ़ो जल्दी। ठीक है पुत्र जी, लिमिटेशन बेटा, लिमिटेशन में वही पहली लिमिटेशन, एडिशनल पैकेजिंग, फ्रेट और इंपोर्ट ड्यूटी के खर्चे। पढ़ना शुरू करना। एडिशनल पैकेजिंग की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फ्रेट की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट और ब्ला ब्ला ब्ला, कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी की भी बात आएगी। बहुत बड़ा पॉइंट था, ठीक है जी, देख लेना कहां पर आ जाए। आगे बढ़ना जी, एक सेकंड में इसकी बात करूंगा, ये पढ़ना। आपकी खुद की या आपके एग्जीक्यूटिव की विजिट बहुत कम होती है तो उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस पता नहीं होते। ठीक है जी, क्लियर है बात? चलो अब मैं एक और बात बोल देता हूँ बेटा। एक ना चीज आती है कि एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग ना फिजिबल ऑप्शन नहीं होगा अगर दूसरे देश में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन होगी। सामने देखना चाहिए, आप इंडिया हो, आप चाइना हो, वो आप तो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन बेटा इनके कस्टम लॉ में लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है चाइना में। तो बेटा क्या आप जिंदगी में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो? या एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग यहाँ फिजिबल ऑप्शन होगा? काम ही नहीं करेगा। वहां काम क्या कर सकता है? वहां काम यही करेगा कि आप यहाँ जाकर ज्वाइंट वेंचर सेटअप कर लो या होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी बना लो। ठीक है, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी बना लो, चाइना में मैन्युफैक्चर करके बेच लो। कई बार ऐसा रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन कर सकते हो हमारे देश में। समझ में आती है बात? इंडिया में भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन आपको पता है? जब आप बाहर घूमने जाते हो, बाहर से सामान लाते हो, हर सामान बियॉन्ड लिमिट अलाउड है? गोल्ड अलाउड है? बाहर का गोल्ड ला सकते हो कितना भी? अलाउड है? नहीं ला सकते, पता ना, एक लिमिट में ही अलाउड है। अब वो अगर एक लिमिट में अलाउड है इंपोर्ट, यानी कि एक लिमिट में अलाउड हो गया ना उसका गोल्ड का। अगर बेटा एक लिमिट में अलाउड है तो यानी कि बाहर वाला अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए फिजिबल ऑप्शन नहीं है ना। वो गोल्ड का एक्सपोर्ट करना चाहता है पर मेरे देश का कानून, इंडिया का कानून इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं देता, तो उसके लिए एक्सपोर्टिंग कोई फिजिबल ऑप्शन है नहीं। इससे बेटर क्या, वो इंडिया में ज्वाइंट वेंचर सेटअप करे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दे और यहाँ पर बनाकर बेचना शुरू कर दे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो शायद तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है। सेम वे, क्या बाहर से एलईडी अनलिमिटेड अलाउड होते हैं? आपको बता देता हूं, आपको नहीं पता क्योंकि आपने कस्टम लॉ नहीं पढ़ रखा, मैंने पढ़ रखा है तो मैं बता सकता हूं आपको। एलईडीज भी लाना बहुत ज्यादा अलाउड नहीं है इंडिया में, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है, इंपोर्ट कम अलाउड है। तो सामने वाले देश के लिए एक्सपोर्टिंग कोई फिजिबल ऑप्शन हुआ अगर वो एलईडी ही बेचना चाहता है इंडिया में? नहीं, तो बेटा वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? इंडिया में ज्वाइंट वेंचर सेटअप करो, हॉलीवुड सब्सिडरी सेटअप करो, मैन्युफैक्चर करो और बेच लो। आपको क्या लगता है सोनी सैमसंग क्यों एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में? इसी वजह से, वरना वो अपने देश में बना के बैठे रहते और आराम से करते रहते एक्सपोर्ट। पागल कुत्ते ने थोड़ी खाटा इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। समझ आई है बात? ठीक है, एलईडी वाला एग्जांपल बिल्कुल फिट कर लेना दिमाग में, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है पुत्र जी, अब एक सेकंड लगाओ, ये वाली बात भी पढ़ दो। कहता है एक्सपोर्टिंग इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन व्हेन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन अ फॉरेन कंट्री।
एक्सपोर्टिंग कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ही है। जैसे मेरे देश में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है कि मैं एलईडी का इंपोर्ट नहीं कर सकता, एक लिमिट तक ही कर सकता हूं, तो एक्सपोर्टिंग दूसरे देशों के लिए अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। कहते हैं इन सच अ सिचुएशन फर्म हैव नो अल्टरनेटिव बट टू ऑप्ट फॉर अदर एंट्री मोड्स सच एज लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और जॉइंट वेंचर और या होली ओन्ड सब्सिडी। क्लियर बात? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।